हेलो एवरीवन, एडुअडेप्ट बाय नेरा सर वेलकम जी ऑल। आज की क्लास में हम टीजीटी एसटेट 2023 की आंसर कीज को डिस्कस करेंगे और आज का अपना टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो अगर आपने एचटेट का पेपर दिया है तो अपने पेपर को ज़रूर ओपन करिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। और जैसा भी आपका कोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच करते रहिएगा। मैं एक्चुअल में पेपर कोड डी को डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वोकैब की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आने वाले 2 दिनों में इंग्लिश ग्रामर की क्लास और लिटरेचर की क्लास भी इसी चैनल पर रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वोकैब लगभग समय में पूछी जाती है, ग्रामर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो लिटरेचर की क्लासेस भी इस चैनल पे रहेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था क्या माना है उन्होंने? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त का मीनिंग हुआ यहाँ पर जैसे ऑटोनमस, यानी कि जब बच्चा एडोलसेंट की स्टेज पर जाता है उस पीरियड में बच्चा अपने डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखना चाहता है, अपने पाँव पर खड़े होने की जो वो कोशिश है वो करता रहता है, तो इसको ऑटोनमस मोरालिटी हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो हमें वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो अपने ये रहेंगे वाइगोत्स्की, फर्स्ट रहेंगे। वाइगोत्स्की ने माना है कि सामाजिक और आर्थिक कारकों की जो भूमिका है बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। और पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, उद्दीपकों की पुनरावृत्ति और अपना नियंत्रित वातावरण, और फोर्थ है प्रेरक की कमी। तो प्रेरक की कमी प्रभावित नहीं करता। अपना जो ऑप्शन 4 है वो इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा अनुकरणात्मक सीखना, गामक सीखना, संज्ञानात्मक सीखना और भावनात्मक सीखना। देखिए, अवधान और चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से संज्ञानात्मक सीखना कहलाता है, यानी कॉग्निटिव लर्निंग कहा जाएगा इसे। तो अपना ऑप्शन 3 राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं हैं? व्यक्तिवाद एवं विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक अवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट जो है वो नहीं है, यानी कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है। और अगर हम देखें और अपना डी डी भी नहीं है, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्रॉस में चले जाते हैं, ये दोनों होते हैं। हमारा जो आंसर है फिफ्थ का ए और डी, थर्ड वाला राइट रहेगा। ठीक है ना? अगर आपने कोहलबर्ग के ऑप्शन 3 को, ए और डी को चूज किया है जिसके अंदर व्यक्तिवाद एवं विनिमय आता है, ये नहीं होता है, और डी जिसके अंदर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार आते हैं, ये नहीं होता है, तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और सिक्स्थ को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? तो हमारा सिक्स्थ का जो आंसर है, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत और प्रतिपादक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और अटकिंसन
आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो, और प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत अपना मक्लीलैंड। ये तो राइट है, ये जो फोर्थ और जो सेकंड है वो राइट है, लेकिन ये दोनों नहीं है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपने या तो ऑप्शन थर्ड को टिक किया है या फर्स्ट को टिक किया है तो दोनों ही राइट है। मैं लिख देता हूं, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट। अगर इनमें से किसी का भी आपने टिक किया है, सर्कल किया है, तो आपको इसका मार्क मिलेगा, डोंट वरी, यानी कि इसके मल्टीपल मार्क्स रहेंगे। चलिए 7th को डिस्कस करते हैं। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, नेतृत्व कुशलता बिल्कुल ये होनी चाहिए, और पुनरानुभूति ये भी होना चाहिए। अह केंद्रिता ये नहीं हो सकता, रूढ़िवादिता ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर जो है वो फर्स्ट यानी ए इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? लगातार परीक्षाएं लेना, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, ये बिल्कुल सही है अपना। और उसके बाद में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, ये भी ठीक है। और केवल शैक्षिक उपलब्धि ये नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं अभी, और 9th को डिस्कस करते हैं। 9th है, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है। तो वह शिक्षा क्या कहलाती है? विशिष्ट शिक्षा ये नहीं हो सकता, एकीकृत समावेशी ये नहीं हो सकता, प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस तरह की जो शिक्षा है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कही जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और 10th को डिस्कस करते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो देखिए, घटकीय पर बल दिया गया है, अनुभवजन्य पर भी बल दिया गया है, सक्रियात्मक पर बल नहीं दिया गया, और जो संदर्भात्मक है यानी कि कॉन्टेक्चुअल है उस पर बल दिया गया है। तो अपना जो है इसके अंदर थर्ड, ए बी डी, थर्ड ठीक रहेगा, फर्स्ट नहीं, थर्ड ठीक रहेगा। यानी कि अगर स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन है 10th नंबर डी का है, तो अपना थर्ड राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम एक सिद्धांत नहीं है? प्रभावी अधिगम एक सिद्धांत नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत पहुंच, प्रतिपुष्टि, निष्क्रिय उपस्थिति, ये एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना? तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, निष्क्रिय उपस्थिति, पैसिव अटेंडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का कौन सा प्रश्न नहीं है? तो मिलान प्रश्न ये तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुविकल्पीय रिक्त वाले ये भी होते हैं। विश्लेषणात्मक ये नहीं है, विश्लेषणात्मक नहीं होता। तो अपना आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर इसका सेकंड राइट रहेगा। ठीक है ना? ये वाला राइट रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट की तरफ अब बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का जो चयन है वो अगर हम देखें, अभिप्रेरणा ये भी होता है, अभिक्षमता ये भी, अभिरुचि, अवधान ये भी। तो इसके अंदर क्या है? फोर्थ अपना राइट रहेगा। 13th का फोर्थ राइट रहेगा, यानी चारों ही सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो बच्चों के विकास को प्रभावित पोषण करता है, बिल्कुल करता है। गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव, माँ का जो मानसिक तनाव वो भी प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी प्रभावित करती है। दुर्घटनाएं, ठीक है ना, ये प्रभावित नहीं करता। तो अपना आंसर जो है वो थर्ड रहेगा, एक्सीडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और
15th को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शारीरिक रूप, बिल्कुल ये तो नहीं करता है, ये नहीं करता है। तो एक तो ये हो गया, तो अपना आंसर एक ही चूज करना है, तो हमारा फर्स्ट ही रहेगा। ये सारे जो है वो प्रभावित तो करते हैं, ठीक है। तो 15th का फर्स्ट राइट रहेगा। 16th को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। समानता का नियम बिल्कुल हो, ये तो हो सकता है। और भिन्नता का नियम ये भी हो सकता है। प्रतिगमन का नियम ये भी हो सकता है। प्रगति का नियम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। चलिए, और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? कौन सी शिक्षण सहायक? बैल सामग्री ये तो रहेगी, बोलती किताबें ये भी रहेगी, फिल्म स्ट्रिप्स, तो फिल्म कैसे देख पाएंगे बच्चे, ये नहीं रहेगी, ये तो रहेगी, ठीक है ना। तो अपना आंसर थर्ड रहेगा इसके अंदर। चलिए 18th नंबर को अभी डिस्कस हम करते हैं। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? जो अधिगम निर्योग्य बच्चे हैं, विच टीचिंग मैक्सिमम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा सरल से जटिल ये तो होगा, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त से मूर्त, ये नहीं होगा, ठीक है ना। मूर्त से अमूर्त ये नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। ये दोनों ऑप्शन इसमें रहेंगे। 18 का सेकंड नंबर। चलिए 19th को डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अगर हम देखें, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी ये ठीक नहीं है। और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, ये भी नहीं है। सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है ना। यानी अलग अलग, मैंने ये क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि अलग अलग के लिए सही नहीं है। समावेशी शिक्षा के अंदर, समावेशी के अंदर क्या आ गया? इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव के अंदर ऑल आ गया। इंक्लूसिव का मीनिंग ऑल है। तो यहाँ पर समावेशी के हिसाब से ये सारे ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं अपने। सभी बच्चों के लिए सही रहेगा, सभी बच्चों के लिए सही रहेगा। या तो अपना कूट होता तो हम इनमें से मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करते, तो अपना जो ऑप्शन 4 है वो इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए 20th को डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल एक समान नहीं होते, कौन सा कथन सही नहीं है? दो व्यक्ति एक समान, बिल्कुल एक समान नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नताएं विशेषता के संबंध में विचलन है। व्यक्तिगत भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिक का ही परिणाम होती है। तो अगर सारे ऑप्शंस में से देखा जाए तो अपना जो आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन जो 4 है वो इसका आंसर होना चाहिए। अपना 4th नंबर इसके अंदर आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी संभावना रहती है, इसकी संभावनाएं रहती है, इसकी भी संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। तो अपना 4th नंबर राइट रहेगा। चलिए 21st को डिस्कस करते हैं। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको तो हम बार बार रीड करते हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया, ये कल भी आया था, ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक लर्निंग, वर्णों और शब्दों में अंतर, इसके अंदर डिसप्लास्टिशिया ये फर्स्ट रहेगा, डिसप्लास्टिशिया रहेगा। इसके अंदर तो पढ़ने की समस्या पर बात आती है, तो ये अपने ऑप्शन अलग रह जाते हैं। डिसप्लास्टिशिया रहेगा। डिसप्लास्टिशिया में बच्चा जो है वर्णों और शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 22nd को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है?
तो रिवर्सिबिलिटी और पलटाव की क्षमता, क्रमबद्धता, जीववाद और उसके बाद संरक्षण। तो अगर हम देखें तो क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन, ये नहीं है। सीरियलाइजेशन अपना आंसर रहेगा, ठीक है ना, और सभी हमें मिलती है लेकिन सीरियलाइजेशन नहीं है। चलिए 23 को हम डिस्कस करते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए, 22 को हम एक बार डिस्कस करते हैं। 22 के अंदर 1 मिनट एक्सक्यूज मी, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। क्रमबद्धता हमें देखने को मिलती है, क्रमबद्धता है, ये भी है, लेकिन जीववाद नहीं है। 22 का अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मैं करेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने आंसर बताया था वो सेकंड आपको बाय मिस्टेक बता दिया था। तो इसमें रहेगा जीववाद, ठीक है ना, जीववाद नहीं है, नोट कर लीजिएगा, जीववाद नहीं है, एनिमिज्म नहीं है, ये वाला आंसर रहेगा इसका। चलिए 23 को हम अब डिस्कस करते हैं। 23 के अनुसार, गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, रूल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो किस उच्चतम लर्निंग अवस्था तक बच्चों को हमें ले जाना चाहिए? तो इसके लिए रहेगा अपना जो है समस्या समाधान अधिगम। यानी जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाए, उसको कोई सिचुएशन हम दें, तो उसको उच्चतम लर्निंग स्टेज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 24, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? कौन सी एक सामाजिक विशेषता नहीं है? माता पिता के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध, बिल्कुल ये नहीं है, ये हमें नहीं देखने को मिलता। तो अपना आंसर जो है वो फर्स्ट इसमें राइट रहेगा। हमें सीधा ही पता चल गया, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर बच्चा जो है, जैसे इसमें आया था, बच्चा क्या करना चाहता है? ऑटोनमी हासिल करना चाहता है, बच्चा ऑटोनमस बनना चाहता है, ऑटोनमी हासिल करना चाहता है। तो सामंजस्यपूर्ण संबंध माता पिता के साथ नहीं हो सकते हैं। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो अगर हम इसमें देखें तो तत्परता का नियम, बिल्कुल ये तो है। उपयोग का नियम और एवं अनुपयोग का नियम बताना है हमें, ये नहीं है। और अभ्यास का नियम, ये भी नहीं है। प्रभाव का नियम, ये रहेगा, ये रहेगा। अपने ऑप्शन जो है वो थर्ड रहेगा, और चारों इसमें नहीं रहेंगे। तो अगर उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो प्रभाव के नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 को, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? तो क्षेत्र भ्रमण रहेगी। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में बच्चों को अगर हम फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, भ्रमण करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो अपना ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। धीमी गति से के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? कौन सा शैक्षिक, जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है उसको तेजी से हम नहीं सिखा सकते, तो ये वाला फर्स्ट वाला राइट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, बिल्कुल है। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है। और विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, ये वाला आंसर अपना रहेगा, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये सही है। क्योंकि विकास जो है वो इस तरीके से स्पाइरल में आता है, इस तरीके से विकास होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 29 को डिस्कस करते हैं। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? लंबा और कठिन पाठ हो और उसमें समझ की भी ज़्यादा जरूरत हो, तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी? पूर्ण विधि, अविराम विधि, प्रासंगिक विधि, और फर्स्ट है अपना विराम विधि। तो इसके अंदर विराम विधि रहेगी, क्योंकि समझ की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें रुक रुक करके उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल राइट रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। देखिए, कोहल्ज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण, कोहल्ज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये सारे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो अपना आंसर जो है 30 का वो फर्स्ट रहेगा, यानी ए भी कह सकते हो, फर्स्ट भी कह सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे ठीक रहे होंगे, आपने अच्छे से मैच कर लिए होंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस राइट फ्रॉम इंग्लिश वोकैब, ग्रामर, लिटरेचर, पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो भी इस पर रहेंगी। जीएस की क्लासेस में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।